हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा आप सबको बेटा पता ही है कि हम बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए सवालों के साथ। और फिर आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये आज ही स्टार्ट होगा, लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ सवालों को देखते हैं। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है और आप खूब ज़्यादा अच्छे से बेटा मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया करवाने में। तो हमारे पास बेटा जो सवाल लिखा है आज के लेक्चर का, जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है दैट इज इफ़, सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 1 + tan 5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 + tan 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 + tan 15 डिग्री, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 + tan 45 डिग्री तक। अगर बच्चों इस पूरे की वैल्यू है 2⁻⁴ k, फाइंड k, ये आपके पास सवाल है। अगर इस पूरे की वैल्यू है 2⁻⁴ k तो बच्चों आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए। अब सबसे पहले आप इस बात को बेटा समझिए कि ये लिखा क्या हुआ है। ये 1 + tan 45 जो है, tan 45 तो क्या होता है, tan 45 बेटा 1 होता है, ठीक है। तो यार ये तो 1 + 1 2 लिखा हुआ है, ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है ये तो 2 लिखा हुआ है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं ध्यान से समझूं तो ऑब्वियसली यार अगर 2⁻⁴ समथिंग की चीज़ आ रही है तो कोई तो पैटर्न होगा सवाल में कोई तो पैटर्न होगा। मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको इस तरीके से सोचो कि यार tan 45 के जस्ट पहले क्या टर्म लिखा होगा, सोच के देखो। 1 + tan 40 डिग्री लिखा होगा। इसके पहले क्या लिखा होगा हमारे पास, 1 + tan 35 डिग्री लिखा होगा। इस तरीके से ब्रैकेट्स होंगे। 15 के बाद 20 लिखा होगा, 25 लिखा होगा, 30 लिखा होगा, फिर 35, फिर 40 और फिर 45, ऐसे मेरे पास दिया होगा। आप पैटर्न बेटा सोच के देखो। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप 1 + tan 5 डिग्री को, मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं। अगर मैं 1 + tan 5 डिग्री को इस 40 वाले के साथ क्लब करूँ, 1 + tan 40 डिग्री के साथ, और मैं इसी तरीके से 1 + tan 10 डिग्री को क्लब कर दूँ किसके साथ, 40 के जस्ट पहले 35 वाले के साथ, 1 + tan 35 के साथ। उसी तरीके से मैं 1 + tan 15 डिग्री को अगर बेटा क्लब कर देता हूँ 1 + tan 30 डिग्री के साथ, और लास्टली अगर मैं 1 + tan 20 डिग्री को क्लब कर देता हूँ 1 + tan 25 डिग्री के साथ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें बेटा टोटल जितने भी ब्रैकेट्स लिखे हुए थे मैंने सारे लिख दिए, और ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट था ये तो सॉल्व होकर 2 आ रहा है, ये मुझे पता ही है। अब मैंने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि देखो 5 और 40 45 बनाता है, 10 और 35 45 बनाता है, 15 और 30 45 बनाता है, 20 और 25 45 बनाता है। इन सारे एंगल्स का सम 45 है। तो मेरा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो बोलता है कि यार 45 डिग्री तो मुझे पता है, क्या ये उसके आसपास का है क्या कुछ, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बेटा ये बोलूँगा कि देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 + tan 5 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस tan of 5 डिग्री इंटू tan of 40 डिग्री, ये मेरे पास आएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 1 + tan 5 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री इंटू 5 डिग्री, ये चीज़ मेरे पास आएगी। और जैसे ही बेटा जैसे ही मेरे पास ये वाली चीज़ आएगी, अब आप इस बात को सोचिए ध्यान से कि यार tan ऑफ, मान लो अगर मैं लिखता, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, मान लो अगर मैं आपको बोलता tan ऑफ 5 डिग्री प्लस 40 डिग्री, tan ऑफ a + b, क्योंकि दो एंगल कौन कौन से 5 और 40 है, तो tan ऑफ a + b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ये होता है बेटा रिजल्ट मेरे पास। tan ऑफ 5 + 40 क्या होता है, 1, tan 45 1 होता है। इसको अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, 1 - tan 5 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan 5 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास आ गया 1 = tan 5 डिग्री tan 40 डिग्री प्लस ये पूरा चीज़ में प्लस क्या हो रहा है tan 5 डिग्री
प्लस tan 40 डिग्री। ये मेरे पास आ जा रहा है। मतलब कि जब आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये tan 5 प्लस tan 40 प्लस tan 5 इंटू tan 40, इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो आप जरा देखो ये 1 प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? सोच के देखो, ये दोनों ब्रैकेट्स का बेटा प्रोडक्ट आ रहा है 2, क्योंकि 1 प्लस 1 आप जैसे ही करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 2 आ रहा है। तो सिमेट्री से मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये दोनों भी 2 आएगा, ये दोनों भी 2 आएगा और ये दोनों भी 2 आएगा। तो अगर ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो देखिए ये 4 बार तो 2 इधर लिखा हुआ है और ये आखिरी बार 2 यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी चीज है, क्या ये सॉल्व होके 2 रेज़ टू द पावर 5 आनी चाहिए क्या? ये 4 बार लिखा और ये एक 5वीं बार लिखा हुआ है। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 5। ठीक है ना, यहाँ से बेटा k की वैल्यू विल कम आउट टू बी 5। ठीक है, आई होप आपको बेटा ये चीज़ समझ में आई होगी। कैसे अप्रोच करते हैं मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, सवाल को अप्रोच कैसे किया जाता है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। फाइनली बेटा आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 5 आएगा तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके बाद अपन अगला सवाल अपना करते हैं, उसके लिए अपन अपना बेटा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, आपको बेटा देखो पॉइंट समझो कि मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जितनी वैरायटी की चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक है ना, आप बेटा जितनी वैरायटी की चीज़ें इसमें देखेंगे उतना आप सीख पाएंगे। ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में बेटा जो होमवर्क के, अगर जिस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने होमवर्क डाला हुआ है, ज़रूर आप उन होमवर्क के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप उसे जब अटेम्प्ट करेंगे तभी आप उसमें कुछ सीख पाएंगे। ठीक है ना, मैं जानबूझ के बेटा आपको वो हैंड रिटन दे रहा हूँ क्योंकि वो बेस्ट अलग अलग जगह से मैंने कंपाइल किए हैं क्वेश्चंस। तो ज़रूर वो हैंड रिटन है, लेकिन आपके लिए पर्पस आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उन होमवर्क के बेटा क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व करो, है ना। मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ तो यार थोड़ी मेहनत आप भी करो, थोड़ी मेहनत आप भी बेटा करो। हमारे पास देखिए अगला जो सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमको दिया हुआ है इवैल्यूएट का बेटा सवाल हमें दिया हुआ है, और इसमें हमें वैल्यू बतानी है 3 tan raised to the power 6 pi by 18, 3 tan raised to the power 6 pi by 18 minus 27 tan raised to the power 4 pi by 18। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 33 tan स्क्वायर pi by 18। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा ये। आधे से ज़्यादा बच्चे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चे सवाल देख के छोड़ देंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे सवाल देख के छोड़ देंगे, क्योंकि पाई बाई 18 का मतलब तो होता है कितना? पाई होता है 180, ये तो 10 डिग्री लिखा है। 10 डिग्री तो पढ़ा ही नहीं हमने, 10 डिग्री तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और उसमें भी पावर 6 है। इसमें भी बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पावर 6 है, पावर 6 और ये पावर 4 और पावर 2, ये तो कैसे, मतलब बहुत ही बेकार सवाल होगा ये तो अगर सॉल्व करेंगे तो। लेकिन अप्रोच क्या है? अप्रोच बेटा अगर मैं आपको ये बोलूं तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पे 10 डिग्री लिखा हुआ है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि यार पाई बाय 6 क्या होगा? पाई बाय 18 अगर 10 डिग्री है तो पाई बाय 6 होगा 30 डिग्री, पाई बाय 6 होगा 30 डिग्री। तो अगर इस पाई बाय 18 को हम थीटा बोले, अगर इस पाई बाय 18 को बेटा हम थीटा बोलें तो यार ये पाई बाय 6 क्या होगा? 3 थीटा होगा। क्या ये बात आती है क्या समझ में कि अगर इस 10 डिग्री को मैं थीटा मानूं तो 30 डिग्री जो होगा वो 3 थीटा होगा? ये बात आती है समझ में? अब अगर आपको ये दिख रहा है कि ये सारे के सारे देखो टैन में लिखे हुए हैं, इन सब में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? टैन का हो रहा है। और यहाँ पर ये 3 थीटा वाली चीज़ दिख रही है। आप थोड़ा सा बेटा आप अपना दिमाग लगाओ, टैन 3 थीटा का जो रिजल्ट होता था, टैन 3 थीटा का रिजल्ट क्या होता था? 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। मैंने ये क्यों लिखा? मैंने इसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ पर टैन क्यूब वाला टर्म आ रहा है। हो सकता है इसको स्क्वायर वेयर करूँ तो 10 की पावर 6 भी आ जाए, हो सकता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, मुझे तो एक गेस वर्क लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हर सवाल बेटा, एवरी क्वेश्चन इन मैथ्स इज डिफरेंट। मैथ्स डिफिकल्ट इसीलिए होती है क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स कम होते हैं और एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं, और इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हाई चांस होता है कि आपसे अगला सवाल बने। आई रिपीट माई वर्ड्स,
इतने ज़्यादा बेटा इसमें सवाल होते हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हाई चांस है कि अगला सवाल आप बना पाओ। अदरवाइज मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। एक हद तक मैं बोलूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैथ्स है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री निकाल सकते हो, लेकिन मैथ्स में आप अटक जाओगे अगर आपको कंसेप्ट ढंग से नहीं आते तो ये बेटा मैंने लिखा tan 3 थीटा को 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से बेटा आप देखिए tan ऑफ 3 थीटा क्या है 30 डिग्री, दिस शुड बी इक्वल टू 3 tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 डिग्री। ये मेरे पास आ गया। मेरे पास ये 10 डिग्री पर ही तो एक्सप्रेशन बना हुआ है ना, पाई बाई 18 मतलब क्या है 10 डिग्री है, 10 डिग्री का ही तो मेरे पास एक्सप्रेशन बना हुआ है। tan ऑफ 30 डिग्री क्या होता है बेटा, tan ऑफ 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3। tan ऑफ 30 डिग्री होता है बच्चों 1 अपॉन √3। आप जरा सोचो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार हिम्मत करो और एक बार इसको स्क्वायर कर दो, हिम्मत करो और एक बार इसको स्क्वायर कर दो, क्यों? क्योंकि यार ये tan क्यूब से हो सकता है tan की पावर 6 में कुछ बन जाए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है। स्क्वायर आप बेटा दोनों साइड करोगे तो 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा 1/3। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 डिग्री का होल स्क्वायर। आपने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। जैसे ही आपने स्क्वायर किया है, जैसे ही आप बेटा ट्रांसपोज इधर उधर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और अंदर लिखा हुआ है 3 tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री का होल स्क्वायर। इसको अपन बेटा सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर आप करोगे तो माइनस 6 tan स्क्वायर 10 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप बेटा देखेंगे तो 3 और 3 के बाद क्या लिखा हुआ है अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 9 tan स्क्वायर 10 डिग्री, फिर इसका स्क्वायर तो प्लस tan रेज टू द पावर 6 10 डिग्री, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 6 tan रेज टू द पावर 4 10 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखो मैं लिख दे रहा हूँ, हमारे पास ढंग से एक बार लिख देते हैं 1 प्लस 9 tan रेज टू द पावर 4 10 डिग्री माइनस 6 tan स्क्वायर 10 डिग्री इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 आप बेटा करेंगे तो 27 tan स्क्वायर 10 डिग्री, उसके बाद प्लस 3 tan रेज टू द पावर 6 10 डिग्री, और उसके बाद माइनस 18 tan रेज टू द पावर 4 10 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं सारे टर्म्स को बेटा ढंग से रीअरेंज करूँ तो देखो ये 3 tan रेज टू द पावर 6 10 डिग्री है, सब उधर लेके जा रहा हूँ मैं, सब एक साइड लेके जा रहा हूँ। अच्छा tan रेज टू द पावर 4 में यहाँ माइनस 18 है और ये 9 और गया तो माइनस 27 tan रेज टू द पावर 4 10 डिग्री, ठीक है ना, माइनस 27 tan रेज टू द पावर 4 10 डिग्री। उसके बाद tan स्क्वायर वाले में देखो यहाँ पर 27 है और उधर प्लस 6 और गया तो प्लस 33 tan स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है। और क्या है मेरे पास, आप देख रहे होगे ये 6 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 2 और 4 हो गया, 1 भी उधर जाएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। तो ये यही तो एक्सप्रेशन आ गया यार, दिस इज द सेम एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट 3 tan रेज टू द पावर 6 पाई बाई 18 माइनस 27 tan रेज टू द पावर 4 पाई बाई 18 और प्लस 33 tan स्क्वायर पाई बाई 18, और इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब इतना भारी भरकम एक्सप्रेशन लिखा है लेकिन सॉल्व होके एकदम तुच्चा सा आंसर 1 आ रहा है बेटा सॉल्व होके, ठीक है। तो जनरली कई बार ऐसा होता है कि सवाल दिखने में बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन सॉल्वेबल होता है ना। ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स आप सोच के देखो, सवाल अगर सॉल्वेबल होगा नहीं तो पेपर में आएगा कैसे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि यार अगर एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन दिया है और आपने अगर अपनी पढ़ाई ढंग से करी है तो वो सवाल आपसे बनना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट्स आपको आते हैं। आपको सिर्फ ये सोचना पड़ेगा पेपर में कि यार किसको कहाँ लेके जाएं, किसको स्क्वायर करें, किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर निकल जाए। सिर्फ इतना आपको दिमाग लगाना है पेपर में, अदरवाइज बेटा क्वेश्चन हमेशा ही सॉल्वेबल होता है, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो इसके साथ बेटा अब अपन अपना अगला सवाल नोट करते हैं। अगला सवाल जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, अपन नोट करते हैं, उसे भी बनाएंगे। अच्छे बेटा क्वेश्चन हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया सवाल हैं। 2 सवाल अपन और करेंगे, उसके बाद फिर अपन अपना नया जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, इसके बाद फिर हम अपना अगला टॉपिक करेंगे। बस 2 अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। हमें बेटा दिया गया है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स of a circle, 2 parallel chords of a circle which are on the same side of the center, which are on the same side of the center, subtend angles of which are on the same side of center, subtend angles of, कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, 72 डिग्री एंड 144 डिग्री, 72 डिग्री एंड 144 डिग्री रिस्पेक्टिवली, 72 डिग्री एंड 144 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद प्रूव दैट, सवाल है प्रूव दैट। आप चाहो तो इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो, अगर रह जाए तो, नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर distance between the chords is half the radius of the circle, ये आपके पास बेटा सवाल है, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, बढ़िया सा अपना सर्कल बना है, मुझे ऐसा लग रहा है देख के। अब इस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, इस सर्कल का बेटा ये सेंटर है। आपको बोला जा रहा है कि देयर आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स, आपके पास इसके अंदर 2 पैरेलल कॉर्ड्स है। मान लेते हैं ये एक पहली कॉर्ड है और ये बच्चों मेरे पास दूसरी कॉर्ड है। दीज आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स, नेमिंग भी कर लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और D मान लेते हैं। दिस इज सेंटर O। 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, दोनों सेंटर के सेम साइड में, सबटेंड एंगल्स ऑफ 72 डिग्री एंड 144 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे बच्चों, ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, वो एंगल है 144 डिग्री और 72 डिग्री। मतलब कि ऑफ कोर्स जो कॉर्ड पास में होगा वो बड़ा एंगल बनाएगा, तो ये जो बड़ा एंगल है दिस इज 144 डिग्री, और जो कॉर्ड दूर होगा, जो कॉर्ड बेटा दूर होगा सेंटर से, वो छोटा एंगल बनाएगा, तो ये जो छोटा वाला एंगल है दिस इज 72 डिग्री। आपको बोला जा रहा है दे सबटेंड द एंगल ऑफ 72 डिग्री एंड 144 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर। ये सेंटर पे यही एंगल सबटेंड कर रहे हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज हाफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मान लो मैं सर्कल का रेडियस r मान लूं, अगर मैं सर्कल का रेडियस r मान लूं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, आपको प्रूव करना है डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज r/2। रिजल्ट याद नहीं रखना है ऑफ कोर्स, क्योंकि एंगल वेरी करेगा तो अलग हो जाएगा। रिजल्ट याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको अप्रोच समझना है, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड बेटा बुक्स होती है मैथ्स की, ये उसमें से मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उससे ये सवाल है। तो यहाँ पर बेटा देखो, आपके पास लिखा हुआ है कि इनके बीच का डिस्टेंस r/2 होगा, आपको ये पता करना है। आप समझने वाली बात क्या है, मुझे बेटा एक बात पता है कि यार अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। लॉजिकली सोच के देखो, अगर आप ट्राइंगल OAB को देखोगे, ट्राइंगल OAB को, तो ट्राइंगल OAB में ये इसको बाइसेक्ट करेगा अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो। कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है कि यार ये जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये जो 2 छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, मान लो अगर ये वाला पॉइंट आप M मान लो, अगर आप इसको M मान लो, तो OMA और OMB ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये देखो हाइपोटेनियस दोनों का बराबर है।
हाइपोटेनियस दोनों का बराबर है, OM दोनों में कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो, यहां पर लिख देता हूं कि ट्राइंगल OMA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। हमने देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने बेटा कंस्ट्रक्शन किया है कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, आपने ये कंस्ट्रक्शन किया। और अब आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि यार क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल है, क्योंकि AB और CD पैरेलल है, तो जब ये आप ये OM को बेटा नीचे एक्सटेंड करोगे, जब आप इस OM को नीचे एक्सटेंड करोगे तो ये CD पर भी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल है ना। तो कोई लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो नीचे वाले के भी परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल थी। तो यहां पर बेटा मेरे पास अब उसी लॉजिक से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ONC और ONDB, ट्राइंगल ONC और ट्राइंगल OND भी बेटा RHS से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी आप बोल सकते हो। तो इससे मेरे पास क्या फायदा हो रहा है, मेरे पास बेटा ये फायदा हो रहा है कि आप देखो, ये मैं एंगल यहां से मिटा रहा हूं, आपको समझाता हूं मैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, एकदम बेटा ध्यान से समझिएगा, एकदम आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको बेटा ये बोल रहा हूं कि देखो, ये जो CD वाला कॉर्ड है, CD वाला कॉर्ड सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, CD वाला कॉर्ड सेंटर पे सबटेंड कर रहा है 72 डिग्री। अगर ये सेंटर पे 72 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो छोटा वाला एंगल है, ये छोटा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल बेटा 36 डिग्री होगा और ये भी छोटा वाला एंगल 36 डिग्री होगा, क्योंकि ये ON जो है, ON इसको अगर मैं बोल रहा हूं कि बेटा ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंटली डिवाइड कर रहा है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से ये वाले दोनों छोटे एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये पूरा 72 था तो ये 36 होगा और ये भी 36 होगा। आप चाहें तो थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। और उसी लॉजिक से बच्चों मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, देखो आपके पास ये जो AB है, ये AB बेटा कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये पूरा एंगल सबटेंड कर रहा है AB। तो अगर बेटा ये AB इस पूरे एंगल को सबटेंड कर रहा है तो ये पूरा एंगल 144 था। तो अगर बेटा ये पूरा एंगल 144 था तो ये इतना जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना होगा 72, और ये वाला भी जो एंगल होगा ये कितना होगा बेटा 72। तभी तो दोनों मिलके 144 बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल देखो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसको आप यहाँ से बेटा, इसको आप चाहो तो यहाँ से भी ऐसे समझ सकते हो। देखो इधर मैं आपको थोड़ा सा और ऐसे समझा देता हूँ, इस तरीके से। ये आपके पास देखो कुछ इस तरीके का ये फिगर है, ये जो बना है ना, ये आपके पास देखो, ये वाला जो ये ट्राइंगल बना हुआ है ऐसा, ये ऐसा आपके पास कुछ फिगर है जिसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ये एक परपेंडिकुलर आपने ऐसा ड्रॉप किया है बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल जो मैंने देखो डार्क कर दिया, दिस एंगल इज 36 डिग्री, दिस एंगल इज 36 डिग्री। और उसके बगल वाला भी ये जो एंगल है जो मैंने डार्क कर दिया, दिस इज ऑल्सो 36 डिग्री। तभी आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बीच का 72 बनेगा। और उसी लॉजिक से बच्चों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है, दिस पूरा एंगल इज 72 डिग्री, और ये वाला जो पूरा एंगल है ये भी कितना है 72 डिग्री। तभी आप दोनों को ऐड करोगे तो 144 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, ये MN आपको दिखाई दे रहा है। MN इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। तो अगर आप AB और CD के बीच का बेटा डिस्टेंस MN बोलते हैं तो MN किसके बराबर है, MN इज इक्वल टू ON माइनस OM। ध्यान से देखो, इस पूरे ON में से अगर आप इस OM को हटा दोगे, इस पूरे ON में से अगर आप इस OM को हटा दोगे तो आपको MN मिलेगा। ON को आप क्या लिख सकते हो, O से N तक, O से N तक बेटा जो डिस्टेंस है, O से N तक का डिस्टेंस विल बी, देखो ये OC है R, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं OC cos 36 डिग्री, है ना। ये सब आप पढ़ के आए हो। देखो ये OC जो है ये OC cos 36 है और ये OC sin 36 है। ये जो ON है, ON इज OC cos 36, और उसी तरीके से OM जो है, OM, दिस OM इज OA cos 72, दिस OM इज OA cos 72, OA
कॉस 72, ये आप बेटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने सिर्फ इसका वो लिया है, प्रोजेक्शन लिया है। आप ट्राइंगल बना के देख लो, अगर आपको OC पता है और अगर आपको ON को OC के टर्म्स में लिखना है तो आप cos 36 को क्या बोलेंगे, देखो बेटा यहाँ से आप cos 36 को बोलेंगे cos 36 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ON अपॉन OC, तो ON का वैल्यू आ जाएगा OC cos 36। और उसी तरीके से जब आप अगर ट्राइंगल OMA में देखेंगे तो cos 72 इज OM अपॉन OA, तो OM आ जाएगा OA cos 72। यहाँ से मेरे पास आ गया OC कितना है, रेडियस R, OC इज रेडियस R, cos 36 क्या होता है √5 + 1/4, माइनस OA इज रेडियस R, cos 72 क्या होता है, cos 72 इज sin 18, sin 18 इज √5 - 1/4। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप अगर अपन यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिख दें तो हमारे पास R/4 कॉमन आ गया, अंदर क्या मिल गया √5 + 1 माइनस √5 - 1, तो √5 से माइनस √5 कट जाएगा, 1 और माइनस ऑफ -1 मतलब 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सॉल्व होने के बाद बेटा आपके पास R/2 आ जा रहा है। ठीक है ना, ये R/2 आपको प्रूव करना था, ये आपके पास R/2 आ जा रहा है, कोई बहुत बेटा बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बोला ही है कि आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस करिए। आप बेटा सिर्फ ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस करिए। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस आपको क्लास में करवा दूँ। ठीक है ना, ताकि आपका भी बेटा टाइम बचे, आपको कॉन्फिडेंस भी आए और आपसे सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, आपको मैं ओपनली ये बात बोल रहा हूँ कि आपको जिधर से भी नोट्स कंपेयर करने आप करके देख लीजिए, आपको अपने नोट्स यहाँ के बेटर ही मिलेंगे। ठीक है, अपन बेटा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिसमें से अलग से कोई सवाल आपका बन जाए। ठीक है ना, मैक्सिमम अपन चीज़ें कवर करेंगे। और अगर कोई चीज़ मान लो मुझे लगता भी है कि गलती से छूट गई, तो उस वाली चीज़ को मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको होमवर्क में या कहीं ना कहीं आपको दे दूंगा, करवा दूंगा। ठीक है, एक अपन बेटा लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन और अपन करते हैं। क्वेश्चन अपने पास लिखा है बेटा, इन एनी सर्कल prove that the chord which subtends 108 degree at the center, the chord which subtends 108 degree at the center is equal to the sum of the two chords is equal to the sum of two chords which subtend angles of 36 degree and 60 degree, which subtend angles of 36 degree and 60 degree। ये हमारे पास बेटा सवाल है कि किसी भी बेटा सर्कल में आपको ये बात प्रूव करनी है दैट द कॉर्ड विच सबटेंड्स 108 डिग्री एट द सेंटर। मान लीजिए आपके पास एक कॉर्ड है, मान लीजिए बेटा आपके पास एक कॉर्ड है AB जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है 108 डिग्री। दिस इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर। प्रूव दैट the chord which subtends angle of 108 degree at the center is equal to the sum of two chords which subtend angle of 36 degree and 60 degree। तो मान लीजिए मेरे पास कोई बेटा दो अलग अलग कॉर्ड्स हैं। ठीक है, मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई दो अलग अलग कॉर्ड्स हैं इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की मान लो बेटा मेरे पास कोई दो अलग अलग कॉर्ड्स हैं। ये AB हो गया, इसको आप CD मान लो, इसको आप EF मान लो। और आपको ये बोला जा रहा है कि ये कॉर्ड्स जो हैं, ये CD वाला जो कॉर्ड है, ये जो एंगल बेटा सबटेंड कर रहा है दिस इज 36 डिग्री, और ये जो EF वाला कॉर्ड है, ये जो एंगल बेटा सबटेंड कर रहा है दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो है ये सर्कल का सेंटर है O, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। दोबारा मैं आपके लिए एक बार सवाल रिपीट करता हूँ, लिखा हुआ है प्रूव दैट द कॉर्ड विच सबटेंड्स 108 डिग्री, कॉर्ड कौन सी है जो सबटेंड कर रही है वो AB है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू कॉर्ड्स। कौन कौन सी दो कॉर्ड्स, CD प्लस EF। आपको यह प्रूव करना है कि AB की वैल्यू CD प्लस EF के बराबर है।
आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी की वैल्यू सी डी प्लस ई एफ के बराबर है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ करना है। अब बहुत आसान सा बेटा सवाल है। क्यों आसान सा सवाल है? देखो, अगर आप बेटा 108 डिग्री वाला ये देखोगे, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये वाला एंगल है 108 डिग्री। अगर मैं इस 108 डिग्री वाले ट्राइंगल की बात करूं तो ये ओ ए और ओ बी क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, जो मेरे को नहीं पता है। मान लो अगर बेटा मैं एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉप करूं, तो मैंने अभी अभी ये बात पढ़ी थी कि ये दो एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये पूरा 108 था तो ये छोटा एंगल 54, ये भी छोटा एंगल 54। तो आप जरा सोच के देखो, ये जो अगर मान लो मैं इस पॉइंट को M बोलता हूँ, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाला और इस पॉइंट को मैं M बोलता हूँ, तो ये जो OM होगा, दिस OM विल बी R cos 54, और ये जो AM होगा ना बच्चों, दिस विल बी R sin 54। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो OM होगा दिस विल बी R cos 54, और ये जो AM होगा दिस विल बी R sin 54। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको अभी तक ये चीज़ आती भी होगी, आपने पढ़ा भी है बेटा, ये सब क्लास 10th की चीज़ें। ये वाला जो साइड होता है दैट इज R cos 54, ये वाला जो साइड होता है इट इज R sin 54। यहाँ पर देखो मैं आपको छोटा सा बना के भी दिखा दे रहा हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, अगर ये एंगल थीटा होता है और अगर हाइपोटेनियस x होता है, अगर ये एंगल थीटा होता है और हाइपोटेनियस x होता है, तो ये होता है x cos थीटा, x cos थीटा नीचे वाला, और ये सामने वाला होता है x sin थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आप डिराइव भी करके देख सकते हो। बेस बाय हाइपोटेनियस करोगे वो cos थीटा के बराबर होना चाहिए, देख लो आ भी रहा है। आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस करोगे sin थीटा के बराबर होना चाहिए, आ भी रहा है। तो अगर ये R sin 54 आया है तो जरा सोचो ये भी तो R sin 54 आएगा, क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो ये दोनों वाले जो साइड्स हैं ये CPCT से बराबर होंगे। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि देखो ये R है तो ये R cos 54 और ये R sin 54, मतलब ये AB जो है, AB किसके बराबर आ जा रहा है? 2R sin 54 डिग्री। दिस AB इज इक्वल टू, इसको यहां से अपन मिटा देते हैं बेटा, ये AB जो है दिस इज इक्वल टू 2R sin 54 डिग्री। दिस शुड बी इक्वल टू CD। अब CD के लिए देखो, अगर आप इस तरीके से परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉप करते, CD के लिए बेटा अगर आप इस तरीके से परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते, तो देखो ये R था, ये पूरा एंगल 36 था, तो अगर ये पूरा 36 था तो ये छोटा एंगल 18 डिग्री होगा, ये वाला भी छोटा एंगल 18 डिग्री होगा। तो आप सोच के देखो, ये R cos 18, ये R cos 18, ये छोटा सा R sin 18, ये छोटा सा R sin 18, सेम कंसेप्ट से। अगर ये R है तो ये जो परपेंडिकुलर है दिस विल बी R cos 18, और ये जो छोटा वाला साइड है दिस विल बी R sin 18, ये भी R sin 18। तो पूरा CD विल बी 2R sin 18 डिग्री प्लस EF के लिए बेटा अगर आप देखोगे तो देखो ये अगेन R है, ये भी R है, तो ये पूरा अगर 60 था तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी छोटा वाला एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये R cos 30। यहाँ से भी देखोगे तो ये R cos 30, ये छोटा सा और ये छोटा सा क्या होगा? ये R sin 30 और ये R sin 30, तो दिस विल बी 2R sin 30 डिग्री। आपको ये प्रूफ करना है बेटा, आपको ये प्रूफ करना है कि ये बराबर है। तो देख लो आप, 2R से 2R से 2R तो कट गया, तो sin 54 डिग्री, sin 54 डिग्री शुड बी इक्वल टू sin 18 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। देखो sin 54 क्या होता है बच्चों? cos 36 होता है। cos 36 डिग्री शुड बी इक्वल टू sin 18 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो cos 36 इज √5 प्लस 1 बाय 4, sin 18 होता है √5 माइनस 1 बाय 4, sin 30 होता है 1 बाय 2। अगर आप RHS में LCM लेंगे तो 4 आएगा, √5 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। तो देख लो सॉल्व होके क्या आ जा रहा है? RHS भी बेटा √5 प्लस 1 बाय 4 आ जा रहा है, और LHS भी क्या है? √5 प्लस 1 बाय 4। RHS भी √5 प्लस 1 बाय 4 आ रहा है और LHS भी बेटा √5 प्लस 1 बाय 4 हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अपन अपना बोर्ड क्लियर करते हैं और अगला जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अपने पास जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन
मैक्सिमाइजेशन, इन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सबसे पहले इसका मतलब समझा देता हूँ। जब आप बेटा क्लास 12th में जाओगे ना, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो क्लास 12th में बेटा आप एक चैप्टर पढ़ोगे, दैट इज फंक्शंस। क्लास 12th में पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस फंक्शंस के अंदर वाले चैप्टर में ना बेटा बहुत सारे सवाल होते हैं, जिसमें रेंज निकालना होता है, डोमेन निकालना होता है, ये सारी चीज़ें होती। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें डोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें निकालनी होती। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज की ही बात मैं इसमें करूँगा, इस रेंज की ही बात मैं इसमें करूँगा। रेंज का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आप इमेजिन करो जैसे आपके पास sin x का ग्राफ है, आपने ग्राफ पढ़ा है sin x का। sin x का बच्चों आप ग्राफ देखें कि sin x का ग्राफ हमेशा ही ऐसा होता है, दिस इज द पैटर्न ऑफ sin x। मतलब कि sin x की जो वैल्यू होती है हमारे पास बच्चों, जो sin x की वैल्यू होती है वो हमेशा ही 1 से छोटी होती है, 1 या उससे छोटी होती है, और -1 या उससे बड़ी होती है, ऑलवेज। ये हमेशा होता है बेटा, sin x की वैल्यू हमेशा ही 1 और -1 के बीच में होती है। मतलब कि अगर आपको कोई पूछे कि यार इसका रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ sin x, तो रेंज आप बेटा क्या बोलेंगे कि यार sin x का रेंज है फ्रॉम -1 क्लोज से 1 क्लोज। आपने मेथड ऑफ इंटरवल में पढ़ा है ब्रैकेट का मतलब। रेंज आप बोलेंगे इट्स रेंज इज फ्रॉम -1 क्लोज से 1 क्लोज, कि sin x हमेशा ही -1 से 1 के बीच में बंधा हुआ है। sin x की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज कन्फाइंड बिटवीन -1 से 1। वैसे ही मान लीजिए आपके पास cos x हो, cos x अगर आपके पास हो बेटा, आप cos x का भी देखिए ग्राफ बनाएंगे इस तरीके का, तो आप ये बात को देखेंगे कि cos x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में बंधी हुई है। cos x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में बंधी हुई है, मतलब cos x का भी जो रेंज होगा, इट्स रेंज विल बी फ्रॉम -1 क्लोज्ड से 1 क्लोज्ड। ये इसका रेंज होगा cos x का। सिमिलरली sin x और cos x के बाद बेटा tan x का अगर आप ग्राफ देखेंगे, tan x का, तो याद करिए, देखिए tan x का बेटा ग्राफ कैसा था। ये x एक्सिस और y एक्सिस मैंने बना लिया। उसके बाद ये वाला बेटा आपके पास, ये आपके पास π/2 है, ये बेटा आपके पास -π/2 है। देखो tan x का ग्राफ ऐसा होता था, याद करो tan x का ग्राफ ऐसा होता था। π/2 के बाद अगर ये 3π/2 है तो इसका ये ग्राफ देखो ऐसा होता था, जहाँ पे ये वाला पॉइंट पाई होता था। ये आप पढ़ के आए हो, ये आप पढ़ के आए हो tan x के ग्राफ में। तो आप बेटा क्या देख रहे होते हो कि tan x का ग्राफ कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है y एक्सिस में। tan x का ग्राफ -∞ से +∞ सब ले रहा है। इसका रेंज क्या आएगा, इट्स रेंज विल बी फ्रॉम -∞ टू +∞। आप -∞ से लेकर +∞ तक सारी ही वैल्यूज tan x ले सकते हैं। या इसको आप और कैपिटल R भी बोलते हैं, विच स्टैंड्स फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगर आप इसका रेंज बोलेंगे तो आप इसके रेंज को -∞ से ∞ भी बोल सकते हैं, या आप इसके रेंज को कैपिटल R भी बोल सकते हैं। कैपिटल R मतलब ऑल रियल नंबर्स, इसका रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, ये इसका मतलब है। वैसे ही अगर आप cot x का ग्राफ देखेंगे तो cot x का ग्राफ का भी रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। और अगर आप cosec x और sec x का ग्राफ देखेंगे तो उनका रेंज आएगा 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, और -1 या उससे छोटा। ठीक है ना। cosec और sec का ग्राफ कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होता। तो cosec और sec का जो रेंज होता है, इट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू -1। हमेशा या तो 1 या उससे बड़ा या -1 या उससे छोटा। तो ये रेंज होता है कि आपकी वो वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रही है। जो आपका y है, जो भी आपने फंक्शन लिया है, वो फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे sin x, cos x, tan x, ये सब फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लेकिन है तो फंक्शंस ही। तो रेंज मतलब कि वो कौन कौन सी वैल्यूज दे रहा है। अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस में आपको कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट मिल रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको इसमें यह देखना है कि y एक्सिस में मूवमेंट आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। जहाँ से जहाँ तक मूवमेंट मिलेगा वो उसका रेंज होगा। बहुत सिंपल सा बेटा, मैंने आपको देखिए डेफिनेशन बताया है रेंज का, कि रेंज का मतलब क्या होता है। अब बात आती है डोमेन की, है ना। डोमेन का हालांकि आपको इस लेक्चर में उतना यूज नहीं आएगा, लेकिन डोमेन के बिना रेंज की बात नहीं होती। तो मैं आपको डोमेन भी समझा देता हूँ कि डोमेन का मतलब क्या होता है।
रेंज तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो रेंज का मतलब होता है कि हमारा y कहां से कहां मिल रहा है, दैट इज रेंज। डोमेन मतलब होता है, देखिए डोमेन होता है कि आप कौन कौन सा x रख सकते हैं। डोमेन x पे होता है, रेंज y पे होता है। y आपको क्या मिल रहा है, दैट इज योर रेंज। डोमेन इज कि आप x क्या क्या रख सकते हैं, आप x को क्या क्या रख सकते हैं। बेटा देखो लिख के दिखा रहा हूं, आप x को क्या क्या रख सकते हैं। दिस इज योर डोमेन कि आप कौन कौन से x को रख सकते हैं। और रेंज इज कि y क्या क्या मिल रहा है, y इज क्या क्या मिल रहा है, आपको जो जो मिल रहा है दैट इज योर y। इस x को रखने पर जो जो मिल रहा है दैट इज y, और आप कौन कौन सा x रख रहे हो दैट इज डोमेन। जैसे कि जब आप sin x का ग्राफ देखते हैं, जब आप बेटा sin x का ग्राफ देखते हैं तो आप x जो मर्जी चाहे वो रख सकते हैं, आपको जो भी x रखना हो आप वो रख सकते हैं। तो sin x का डोमेन क्या होता है, sin x का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आपको x को जो भी रखना हो आप रख लो, कोई भी रियल नंबर रख लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आपको जो रखना है वो रखो। लेकिन इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है बेटा -1 क्लोज से 1 क्लोज्ड। वैसे ही cos x है, cos x का भी बेटा अगर आप ग्राफ बनाओगे, cos x का भी अगर बेटा आप ग्राफ बनाओगे तो उसका भी डोमेन यही आएगा, रेंज यही आएगा। आप sin x ले लो या cos x ले लो, डोमेन और रेंज सेम रहेगा। लेकिन बच्चों अगर आप tan x की बात करोगे ना, तो ध्यान से देखो, tan x का अभी आपने ग्राफ बनाया था, tan x का आपने देखो ग्राफ कैसा बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको देखो सारी चीज़ें बेटा, सारी चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप ध्यान से देख सकते हैं tan x में आप सारी की सारी वैल्यूज़ नहीं रख सकते, रेंज आपको सब मिल रहा है, इसका जो रेंज है बेटा दैट इज ऑल रियल नंबर्स, आपको सब कुछ मिल रहा है। y आपको सब कुछ मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यू आर गेटिंग एवरीथिंग। लेकिन इसका डोमेन, इसके डोमेन में आप बेटा सब कुछ नहीं रख सकते। देखो sin x और cos x हर जगह डिफाइंड था, इसलिए डोमेन में आप कुछ भी रख सकते थे। लेकिन tan x, cot x, sec x, cosec x, ये जो बेटा 4 फंक्शंस हैं ये हर जगह डिफाइंड नहीं होते। जैसे अगर मैं tan x की बात करूं तो आप देख लो π/2 पे दिस इज अनडिफाइंड, -π/2 पे दिस इज अनडिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, π/2 नहीं रख सकते, अनडिफाइंड होता है, याद करो tan ऑफ 90 डिग्री इज अनडिफाइंड। वैसे ही आप इसके आगे देखेंगे, इसके बेटा आप देखो आगे देखेंगे तो ये π/2 के बाद 3π/2 आप नहीं रख सकते, इट इज अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कि इसका आपका डोमेन क्या होगा, tan x का डोमेन होगा कि आप सारे रियल नंबर्स में से क्या क्या आपको हटाना है, जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे π/2 के। ये 2n+1 क्या है, दिस इज ऑड नंबर। 2n+1 एक जनरल फॉर्मेट है ऑड नंबर का, क्लास 10th में पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन में, जो यूक्लिड एल्गोरिथम होता है उसमें पढ़ाया जाता है कि कोई भी इवन नंबर 2n के फॉर्म का होता है, कोई भी ऑड नंबर 2n+1 के फॉर्म का होता है। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर एन ऑड नंबर। तो 2n+1 इंटू π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो आपके जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे π/2 के आपको सब हटाने पड़ेंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब हटेगा। क्यों हटेगा, क्योंकि इनमें मेरा tan x डिफाइंड ही नहीं है। tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, tan 270 डिग्री अनडिफाइंड होता है, सब हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये इसका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको बेटा ये वाली चीज़ क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको देखो ये वाली चीज़ बेटा थोड़ी सी क्लियर होगी। ये सब अभी हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब आएगा उसमें बेटा हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम देखो बेटा कुछ सवाल करते हैं, ठीक है ना, हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको देखो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं आपको इसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कराता हूँ एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।
ठीक है बच्चों, देखो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको देखो पहला सवाल दे रहा हूँ, आपको रेंज बताना है। फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस एक्स। डोमेन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ रेंज की बात हो रही है। y इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस एक्स। अब अगर y इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है मैं हर जगह ग्राफ बनाऊँ। जहाँ बनाते बनेगा वहाँ बनाएंगे, लेकिन हर जगह ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे क्योंकि समय लगता है, हमें जल्दी जल्दी सॉल्व भी तो करना सीखना है। तो अगर y इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस एक्स बेटा लिखा हुआ है तो ज़रा सोच के देखो, कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी होती है और -1 या उससे बड़ी होती है। कॉस एक्स हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होता है। तो अगर कॉस एक्स बेटा हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होता है, अब अगर आप सोचोगे कि यार हर जगह मान लो मैं 3 ऐड कर दूं क्योंकि 3 प्लस कॉस एक्स लिखा है, तो अगर आप हर जगह 3 ऐड कर दोगे तो -1 प्लस 3 विल बी लेस देन इक्वल टू 3 प्लस कॉस एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3। तो ये जो 3 प्लस कॉस एक्स आपके पास लिखा हुआ है वो 4 और 2 के बीच में आएगा। ये जो 3 प्लस कॉस एक्स है बेटा, दिस 3 प्लस कॉस एक्स विल लाई बिटवीन 2 एंड 4। ठीक है, तो ऐसे बेटा सवाल होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारे के सारे ग्राफ्स को डेस्मॉस में प्लॉट करो। जितने मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं तसल्ली से बेटा घर पे डेस्मॉस ओपन करो, अपने मोबाइल में, डेस्कटॉप में या लैपटॉप में डेस्मॉस ओपन करके उसमें उसके ग्राफिंग कैलकुलेटर में डाल के देखो कि 3 प्लस कॉस एक्स का ग्राफ होता कैसे। मैं आपको फील देने के लिए बस बता देता हूं कि देखिए कॉस एक्स ये है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। जब आप 3 प्लस कॉस एक्स करोगे ना, देखो ये 0 है, ये 1 है। जब आप 3 प्लस कॉस एक्स बनाओगे ना बेटा, तो 3 प्लस कॉस एक्स का देखो ग्राफ कैसा होगा। ये y इक्वल टू 3 वाली लाइन है, ये x एक्सिस है। 3 प्लस कॉस एक्स का बेटा ग्राफ ऐसा बनेगा, आप बना के देख लेना। 3 प्लस कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, इधर पीछे भी इस तरीके से चल रहा होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी और इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। अब मैं आपको सारे के सारे ग्राफ बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अदरवाइज आप इन सबको बेटा डेस्मॉस में बढ़िया से प्लॉट करो, प्लॉट करके देखो कि हमारे आंसर्स आ क्या रहे। आसान आसान से ग्राफ हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी बना के, लेकिन आप देखिए। जैसे अगला बेटा मैं आपके लिए सवाल लिखता हूँ, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। इसमें मैं आपके लिए थोड़ी सी बेटा मैं आपके लिए इसमें टफनेस बढ़ाता हूँ। देखिए बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा। अगले सवाल में आपको ग्राफ बना के देखना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है ना। अगले में आपको देखो ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स -1 वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट π/6 से π/2। अब पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में डोमेन x क्या होता है, x डोमेन होता है, x जो होता है वो डोमेन होता है। तो पिछले वाले में डोमेन को आप कुछ भी रख सकते थे क्योंकि उसमें कहीं पर भी स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ था कि x कहाँ से कहाँ है। तो पिछले वाले में आपको डोमेन जो रखना था आप रख सकते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं। इसमें आपका डोमेन कंस्ट्रिक्टेड है, किसके बीच में, π/6 से π/2 के बीच में। तो सबसे पहले तो देखो आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। साइन एक्स का बेटा अगर आप ग्राफ बनाओगे तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ होता है इस तरीके का। अंदाजे से अगर हम बनाएं तो 0 से 2π में साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो बेटा ये 0 है, ये है आपके पास क्या, π/2, और π/6 कहाँ पर होगा, तो π/6 पे देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ 30 डिग्री। π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। तो अगर ये 1 है तो हाफ यहाँ पर होगा, मतलब π/6 कुछ इधर पे होना चाहिए। अंदाजे से बता रहे हैं π/6 कुछ यहाँ पे होना चाहिए। आपके पास π/6 से π/2 के बीच में बात हो रही है। आपकी जो बात हो रही है बेटा वो π/6 से π/2 के बीच में हो रही है, उसके आगे पीछे की बात ही नहीं है। तो ये सब जो है ये मेरे लिए यूजलेस हो गया। मेरे ग्राफ का बेटा ये वाला जो पूरा हिस्सा है दिस इज ऑफ नो यूज फॉर मी। ये सब जो है ये सब यूजलेस हो गया, ये सब यूजलेस हो गया। मेरा ग्राफ सिर्फ इतना है, π/6 से π/2 के बीच में मेरा ग्राफ सिर्फ इतना है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बेटा साइन एक्स कहाँ से कहाँ जाता है। आप जनरली अगर मान लो ये नहीं दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता तो आप बोलते हैं सर साइन एक्स -1 से 1 जाता है।
अगर ये नहीं दिया होता तो आप बोलते हैं सर साइन एक्स क्या होता है, -1 से 1 जाता है, लेकिन इस सवाल में ये गलत है, इस सवाल के लिए गलत है। इस सवाल के लिए आपका साइन एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, ध्यान से सोचो। इस सवाल के लिए बेटा देखो, अगर आपने π/6 से π/2 के बीच में बात करनी है तो π/6 में इसकी वैल्यू क्या है, हाफ, π/2 में इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो π/6 से π/2 के बीच में आपका ग्राफ कहाँ पर है, सिर्फ इतना है। π/6 से π/2 के बीच में मेरा ग्राफ सिर्फ इतना है। तो अगर मेरा ग्राफ सिर्फ इतना है तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, साइन एक्स विल गो फ्रॉम हाफ टू 1, क्योंकि दोनों पे क्लोज्ड है, क्योंकि आप π/6 भी ले रहे हो और π/2 भी ले रहे हो, इसलिए मैंने देखो दोनों जगह इक्वालिटी लगाई हुई है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है इसलिए मैंने इक्वालिटी लगाई हुई है। तो हाफ से 1 जा रहा है साइन एक्स इधर, जब x आपका π/6 से π/2 जाएगा तो साइन एक्स आपका हाफ से 1 के बीच में जाएगा। अब अगर मैं मान लो ये आपको बोल दूं कि सब्ट्रैक्ट 1, अगर आपको मैं 1 सब्ट्रैक्ट करने बोल दूं तो हाफ -1 साइन एक्स -1 और 1 -1, हाफ -1 इज -हाफ साइन एक्स -1 और ये आ गया 0। मतलब कि इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया -हाफ से 0, ठीक है ना। इसका रेंज बच्चों आपके पास आ जाएगा फ्रॉम -हाफ टू 0। इस तरीके का बेटा बहुत इजी से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी से अपने पास सवाल बनते हैं। आपके पास आंसर आ जाएगा -हाफ से 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पर भी दोनों जगह इक्वालिटी आएगी, ठीक है। अगला अपन सवाल करते हैं, इजी से बेटा क्वेश्चन है ना। अगले लेक्चर जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बहुत बढ़िया बेटा सवाल करवाऊंगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बहुत ही बढ़िया सवाल करवाऊंगा। आज का क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस टॉपिक का, तो बेसिक से क्वेश्चन है। और अपन ये भी कोशिश करेंगे कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दें। ये जो फेज 1 है कंपाउंड एंगल्स, हम उसे खत्म कर दें बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, और उसके बाद बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद वी विल बी स्टार्टिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो आपको बेटा रेंज बताना है, y इज इक्वल टू cos रेज टू द पावर 4x माइनस साइन रेज टू द पावर 4x। आपको इसका रेंज बताना है। यू हैव टू सॉल्व फॉर द रेंज ऑफ, या इसको भी ऐसे कर लो, cos रेज टू द पावर 4x/2 और साइन रेज टू द पावर 4x/2। ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट बेटा है जो है दैट इज x/2, ठीक है ना। ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है cos और साइन का, दैट इज x/2। ये आपके पास सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली ग्राफ मत बनाओ, आप पहले ये सोचो कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या नहीं। कभी भी डायरेक्टली ग्राफ बनाने से बेटर होता है कि पहले आप समझो इसको कि क्या इसे सिंप्लीफाई करना संभव है। तो मैं आपको बोलूँगा, देखिए आप इसको ऐसा सोच सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अभी भी वही लिखा है, पावर 4 ही लिखा है, लेकिन अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये तो 1 होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, जरा सोच के देखो, पढ़ के आए हो यार, ये तो cos x है। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ एंगल डबल होता है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाता है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos ऑफ डबल एंगल। पढ़ के आए हो आप ये फॉर्मूला, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, आप पढ़ के आए। मतलब ये जो पूरी चीज लिखी है दिस इज cos x, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है दिस सिंप्लीफाइज टू cos x। और अगर बच्चों ये पूरी की पूरी चीज cos x लिखी हुई है तो इसका रेंज विल बी फ्रॉम -1 क्लोज से 1 क्लोज, ठीक है ना। अगर ये पूरी की पूरी चीज सिंप्लीफाई होके बच्चों cos x ही आ रही है, मतलब इसका रेंज विल बी फ्रॉम -1 टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, आसान से सवाल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बच्चों से जनरली गलती होती है। देखो अगला सवाल बेटा हमको लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 4 tan x
इंटू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स, और आपको ये बोला जा रहा है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। क्योंकि देखो अगर ये नहीं भी दिया होगा ना, इमेजिन कर लो ये नहीं भी दिया हुआ, मान लो ये नहीं दिया हुआ, तब भी तो आप ये चीज मानोगे ही ना यार कि अगर ये सवाल लिखा है तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ tan x लिखा हुआ है तो tan x जो होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में अनडिफाइंड होता है। पढ़ा है मैंने ग्राफ में, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि tan x का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में अनडिफाइंड है। π/2, 3π/2, 5π/2 हर जगह वो अनडिफाइंड है। तो अगर ये सवाल में लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है, इट इज अंडरस्टूड कि x जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। x जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा, ये अंडरस्टूड है। अगर दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देगा तब भी आपको ये ऑब्वियसली पता है कि मेरा सवाल डिफाइंड ही तब है जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया तो मेरा सवाल ही सॉल्व नहीं हो सकता, सवाल ही अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा इस बात का पता होना चाहिए कि आपका सवाल डिफाइंड होना चाहिए। कोई भी सवाल आप सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आपका सवाल हर जगह डिफाइंड हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको पता ही है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। अब देखिए अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए कि आप सिंप्लीफाई पहले करें। तो 4 के बाद tan x इज sin x बाय cos x, और ये वाला cos x तो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से सोचिएगा कि अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हुआ, अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हुआ, इसका मतलब कभी भी cos x 0 नहीं होगा, क्योंकि cos x की वैल्यू 0 कब होती थी, ध्यान से देखो cos x की वैल्यू बेटा 0 होती थी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में। देखो π/2, 3π/2, 5π/2, cos x 0 कब होता था, cos x 0 होता था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में। ये सब मैंने आपको जब मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये सब बताया है। अगर ये सब में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार उस ग्राफ वाले पोर्शन को दोबारा पढ़ो। cos x बेटा 0 होता था जब x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता था। तो अगर मैंने x को बोल दिया है कि x कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा, इसका मतलब cos x की वैल्यू 0 नहीं होगी। और अगर cos x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो आप जरूर cos x को cos x से काट सकते हो। प्रॉब्लम तो तब होती ना जब ये 0/0 हो रहा होता, क्योंकि 0/0 कुछ नहीं होता, इसलिए आप cos x को काट सकते हो क्योंकि cos x 0 नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये सब बहुत टेक्निकलिटी है बेटा, बच्चे फ्लो में कट कर देते हैं, टीचर फ्लो में बोल के निकल जाते हैं, आपको समझाते नहीं, लेकिन यही सब पॉइंट्स हैं जो फ्यूचर में आपको अटकाते हैं। आप अगर कोई भी दो चीज़ों को कट कर रहे हैं इसका मतलब वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको कट नहीं कर सकते। तो आपके पास यहाँ से बेटा सिंप्लीफाई होके ये आ गया 4 sin x, आपके पास ये सिंप्लीफाई होके आ गया 4 sin x। अब इसके बाद बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चा फ्लो में बोल देता है कि सर sin x तो 1 से -1 के बीच में होता है, यहाँ गलती हो गई। कोई भी बच्चा बेटा फ्लो में बोल देता है कि सर sin x तो 1 से -1 के बीच में होता है। आप जरा सोच के देखो sin x की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पे। sin x की वैल्यू -1 कब होती है, 3π/2 पे। sin x की वैल्यू 1 कब होती है, 5π/2 पे। मतलब कि ये 1 और -1 कब हो रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में ही तो हो रहे हैं। देख लो π/2 पे 1 हो रहा है, 3π/2 पे -1 हो रहा है, 5π/2 पे 1 हो रहा है। तो अगर आपने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटाया है, अगर आपने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटाया है तो ये गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ गलत है। अगर आपने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दिया तो sin x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा बेटा, क्लोज नहीं आएगा, इक्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये sin x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती क्योंकि आपने π/2 हटा दिया। sin x की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती क्योंकि आपने 3π/2 हटा दिया है। यहाँ पर गलती होती है इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। ये पॉइंट से आपको बचना है, क्यों, क्योंकि आपने x को ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटाना है। आपने बोला है कि x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, इसका मतलब cos x कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने cos x को काटा। और अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा तो sin x कभी भी 1 और -1 के इक्वल नहीं होगा, हमेशा उनके बीच में होगा।
और अगर ये हमारे पास आ गया तो इसका बेटा मतलब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 विल बी लेस देन 4 sin x विल बी लेस देन 4। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा -4 से 4। इसका जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी फ्रॉम -4 ओपन से 4 ओपन। इसका आंसर विल बी फ्रॉम -4 ओपन से 4 ओपन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आपने हटाना है, ठीक है ना, तो इक्वालिटी नहीं आएगी। इट्स आंसर विल बी फ्रॉम -4 ओपन से 4 ओपन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है, इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, इसमें बच्चों से फ्लो में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बेटा क्वेश्चन लिखते हैं, बस 2-3 अपन और सवाल कर लें छोटे से, उसके बाद फिर अपन अपना आज का लेक्चर बेटा एंड करेंगे। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ऐसा लगता है कि गलतियां इसमें होती हैं, ठीक है ना, बच्चों से अक्सर इसमें गलतियां होती हैं। आपको रेंज बताना है बेटा y इज इक्वल टू साइन ऑफ √x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ √x। तो अगर y इज इक्वल टू बेटा साइन ऑफ √x लिखा हुआ है, अगर y इज इक्वल टू बेटा साइन ऑफ √x लिखा हुआ है तो पता है कई बार बच्चे इसका आंसर मुझे बोल देते हैं कि सर इसका आंसर ना 0 से 1 होगा। कई बार बच्चे मुझे इसका आंसर बोल देते हैं कि सर इसका आंसर ना 0 से 1 होगा। क्यों? क्योंकि सर √ लगा है, √ तो पॉजिटिव होता है। ये बच्चा गलती करता है इसमें कि सर √ लगा है, √ तो पॉजिटिव होता है, तो आंसर तो 0 से 1 होना चाहिए। लेकिन बेटा इसका जो आंसर होता है, इसका भी आंसर इज फ्रॉम -1 से 1। इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर इज फ्रॉम -1 से 1। क्यों? क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x को आपको पॉजिटिव रखना है। देखो sin x का बेटा जो जनरल ग्राफ होता है वो sin x का ग्राफ ऐसा होता है ना। आप अगर बैक साइड से बनाओगे तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है। ये sin x का ग्राफ है, ये x के आगे है, ये x के पीछे है, ये sin x का ग्राफ होता है। समझने वाली बात क्या है कि आपने साइन ऑफ √x लिखा है। √x जो होती है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मैं भी मानता हूँ। √x जो होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, या 0 भी हो सकता है। जब x 0 होगा तो वो 0 भी हो सकता है। लेकिन साइन ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा है। दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज साइन ऑफ समथिंग पॉजिटिव या 0, समथिंग पॉजिटिव या 0। तो अगर साइन ऑफ समथिंग पॉजिटिव बोला जा रहा है, इसका मतलब ये जो पीछे का कर्व है, ये जो पीछे का कर्व है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये जो पीछे का कर्व है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर मुझे साइन के साथ कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी रखनी है, मतलब साइन के अंदर जो चीजें आएंगी, साइन के अंदर बेटा जो ये x की वैल्यूज आएंगी, दीज विल बी पॉजिटिव। ये सब आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, आपके लिए नेगेटिव वैल्यू आप नहीं ले सकते। इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा? फ्रॉम -1 से 1। इसका भी आंसर फ्रॉम -1 से 1 सब कुछ आएगा, देख सकते हो ये ग्राफ पूरा ही है। अगर अभी भी आपके मन में डाउट आ रहा है तो देखो, मैं अगर आपको बोल दूं कि यार आप मुझे बताओ साइन ऑफ √π²/4 और साइन ऑफ √9π²/4, आप तो मुझे इनकी वैल्यूज बताओ। पॉजिटिव रखना था, देख लो मैंने पॉजिटिव चीजें रखी हैं। √π²/4 आ जाएगा सॉल्व होके साइन π/2 जो कि 1 होता है। √9π²/4 बेटा सॉल्व होके आ जाएगा साइन ऑफ 3π/2 जो कि -1 होता है। देख लो -1 भी ले रहा है, 1 भी ले रहा है, सारी वैल्यूज लेगा। अंदर √ लगने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सवाल ऐसा होता ना, √sin x, अगर ये क्वेश्चन होता तो जरूर मैं आपको बोलता हूं कि इसका आंसर 0 से 1 आता, बिल्कुल सही है। अगर ये सवाल होता तो इसका आंसर 0 से 1 आता, क्योंकि sin x सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही आप ले सकते हैं, तो उसका रूट भी अगर आप लोगे तो आंसर यही आएगा। लेकिन अगर बेटा आपके पास सिर्फ √x बोला गया है, इसका मतलब आपको साइन ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा गया है, तो इसका आंसर -1 से 1 सब आएगा, 0 से 1 नहीं होगा। क्योंकि इसमें साइन के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी डली है तो आंसर पूरा ही आएगा। साइन के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी डली है मतलब आपको x को पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर ये सवाल होता तो इसका आंसर 0 से 1 आता, क्योंकि एक √ जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। √ ये जो पूरा है ये कभी भी -1 और 0 के बीच में नहीं हो सकता था, कभी भी ये -1 से 0 के बीच में नहीं हो सकता था, ये हमेशा ही 0 से 1 के बीच में होता है ये वाला। लेकिन इसका आंसर -1 से 1 सब आएगा।
सिमिलर नोट में मान लो बच्चों एक सवाल होता y इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, मान लो ये सवाल होता, थीटा का स्क्वायर है, साइन ऑफ थीटा स्क्वायर, तो इसका भी जो रेंज होगा बच्चों वो -1 से 1 सब होगा, क्योंकि ये जो थीटा स्क्वायर भी है दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी या 0, तो इसका भी जो आंसर होगा वो -1 से 1 सब हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से जब आप आगे जाओगे तो पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए देख लो ये -1 से 1 सब हो रहा है, ठीक है ना। ये बेटा पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें बेटा आपको कोई भी बेटा अगर आपको इनमें डाउट आ रहा है आप ज़रूर कमेंट से बेटा पूछिएगा, इसमें बिल्कुल भी आप डाउट मत रखिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा होगा आप बेटा ज़रूर कमेंट में पूछिए। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता था y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर ज़रूर मैं बोलता 0 से 1 आएगा, इसका आंसर मैं ज़रूर बोलता 0 से 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ही 0 या उससे बड़ा होता है। साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 आएगा, रूट साइन एक्स 0 से 1 आएगा, लेकिन साइन ऑफ थीटा स्क्वायर -1 से 1 आएगा, साइन ऑफ रूट एक्स -1 से 1 आएगा, ठीक है। ये सारे बेटा छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बहुत बेसिक से मैं आपको क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एक अपन लास्ट बस चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद अपन अपना बेटा आज का लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। बहुत आसान से पॉइंट्स हैं, बिल्कुल भी बेटा इसमें अपने को मन में डाउट नहीं लाना है। थोड़ा भी अगर आपको इनमें डाउट होगा, कुछ भी अगर बेटा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ज़रूर कमेंट करिए और पूछिए मुझसे। लास्ट बेटा आपके लिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस π/4, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस π/4, ठीक है। ये आपके पास बेटा सवाल है, या मैं और लिख देता हूँ y इज इक्वल टू, मान लो मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा, या मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू tan ऑफ अंडर रूट थीटा, या मैं एक लिख देता हूँ y इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा का स्क्वायर। ये सारे के सारे बेटा मैंने आपके लिए सवाल लिख दिए, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपके लिए सवाल लिख दिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपसे बन जाएंगे तो ज़रूर एक बार वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको 10 से 20 सेकेंड लगेंगे, मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ। tan स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो tan स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब ये पूरे tan x माइनस π/4 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये पूरे tan ऑफ x माइनस π/4 का होल स्क्वायर है। तो कोई भी एक होल स्क्वायर वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा ही 0 या पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसका रेंज आ जाएगा बेटा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जनरली tan फंक्शन जो होता है, आपको पता ही है कि tan फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, tan फंक्शन का बेटा देखिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आपको ये बात पता ही है। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, जहाँ पर ये -π/2 होता है और ये π/2 होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस तरीके से बेटा देखो, इस तरीके से इसका ग्राफ चलता रहता है ना, इस तरीके से इसका ग्राफ चलता रहता है। ये आपके पास 3π/2 आ जाता है, ये वाला पॉइंट आपके पास पाई आ जाता है। तो अगर tan स्क्वायर x माइनस π/4 बोला जा रहा है मतलब कि tan स्क्वायर बोला जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, क्योंकि ये tan की वैल्यूज है। tan की वैल्यूज देखो, नॉर्मली अगर tan x लिखा होता या नॉर्मली अगर tan ऑफ x माइनस π/4 लिखा होता, अगर मान लो सिर्फ ये सवाल होता तो इसका आंसर होता -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब कुछ, क्योंकि tan का एक ग्राफ है तो tan का ग्राफ तो सारी वैल्यूज लेगा, भले अंदर का आर्ग्यूमेंट कुछ भी लिखा हो, tan का ग्राफ तो सारी वैल्यूज लेगा। tan के ग्राफ को इससे नहीं फर्क पड़ रहा है कि अंदर क्या वैल्यू लिखा है, tan है तो सारी वैल्यूज लेगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन अगर tan स्क्वायर कर दिया तो tan स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर आ गया 0 से इन्फिनिटी। tan स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है मतलब ये tan थीटा का होल स्क्वायर है। ये दोनों सवाल सिमिलर है। लेकिन अगर बेटा tan ऑफ रूट थीटा लिखा है, tan ऑफ रूट थीटा, तो tan ऑफ रूट थीटा का क्या मतलब है कि tan के अंदर आप सिर्फ एक पॉजिटिव क्वांटिटी डाल सकते हैं, tan के अंदर आप सिर्फ एक पॉजिटिव क्वांटिटी डाल सकते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा आपका मिट गया, ये वाला आपका हिस्सा मिट गया। अब tan के अंदर अगर आप सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी डाल सकते हैं तो अभी भी तो आप देख लो ये tan सारी वैल्यूज ले रहा है पॉजिटिव। देखो π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 में सारी तो पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं। और देख लो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब ले रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी।
अगर tan ऑफ थीटा स्क्वायर बोला जा रहा है तो tan के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है या जीरो है, तो अगर tan के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी या जीरो है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आप उसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी भी डालोगे तब भी बेटा आपका जो tan है वो सक्षम है सारी की सारी वैल्यूज लेने के लिए, ठीक है ना, सारी की सारी वैल्यूज ही बेटा वो लेगा। तो ये बेटा कुछ बहुत इजी से पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए और इसमें बच्चों से गलती होती है। तो विद दिस बच्चों हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। इनमें से आपको अगर किसी में भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो यार पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना, मैं दोबारा आपको बेटा कमेंट्स में ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन डाउट्स को पेंडिंग मत रखिएगा, ढंग से बेटा पढ़ाई करते रहिए और इन वीडियोस का बेटा एक जेन्युइन फीडबैक, जो भी आपको अच्छा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।